हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बातचीत करने जा रहा हूं जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। अगर उनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं तो कई बार कठिनाइयाँ सामने खड़ी हो जाती हैं। तो आज मैं बातचीत करूँगा मानक हिंदी व्याकरण की संरचना पर, क्योंकि हर भाषा का एक मानक रूप होता है। एक तो बोलचाल का रूप होता है जिसमें व्याकरण को या उसके मानक रूप को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, बस अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त कर दिया जाता है और सामने वाला उस चीज़ को समझ जाता है। लेकिन जब हम व्याकरण को ध्यान में रखते हुए कोई बात कहते हैं तो वो एक मान्यता प्राप्त मानक रूप को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो मानक हिंदी है उसके अंतर्गत जो व्याकरणिक संरचनाएँ हैं वो क्या हैं और परीक्षाओं में कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। खास तौर से यह टॉपिक यूजीसी, एनटीए नेट, डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी हायर एजुकेशन, जीआईसी, जितने भी प्रवक्ता संबंधी एग्जाम्स होते हैं उनके लिखित परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, और इंटरव्यू में कई बार इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य हर लेक्चर का ये रहता है कि आप चीज़ों को याद तो करिए लेकिन उसके पहले समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार चीज़ समझ में आ जाती है तो वो लंबे समय तक रहती है, चाहे आप लिखित परीक्षा में उसका यूज कर लें चाहे इंटरव्यू के समय यूज कर लें। तो हम देखते हैं कि मानक हिंदी का व्याकरण क्या है, उसकी संरचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहले हम टॉपिक का नाम ही लिख लेते हैं, मानक हिंदी की व्याकरण संरचनाएं या फिर संरचना। ठीक है, इतना ही लिखते हैं। अब देखेंगे इसमें दो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, मानक और व्याकरण। मानक को अंग्रेजी में कहा जाता है स्टैंडर्ड, मतलब ऐसा नियम जो कि भाषाविदों द्वारा उसको मान्यता मिली हुई हो, उसको मानक कहा जाता है। वो सभी में स्वीकृत हो। हर भाषा की अलग अलग मानक पद्धतियाँ हैं। आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो इसमें व्याकरण के अनुसार सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर संस्कृत पढ़ेंगे तो इसमें धातु रूप, शब्द रूप, काल, लकार, इन सब का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर हिंदी आप पढ़ेंगे तो उसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है मैं उस पर बातचीत करूँगा। व्याकरण को कहा जाता है भाषा में, भाषा को व्यवस्थित करने का जो आधार होता है वो व्याकरण होता है, कि भाषा को कैसे हम व्यवस्थित करें, उस नियम को व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मानक क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। वैसे हम भाषा का प्रयोग आम बोलचाल में बहुत ही ईजिली करते हैं। कहाँ पर स्त्रीलिंग है, कहाँ पर पुल्लिंग है, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब का ज़्यादा उतना कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब हम उसको लिखित रूप में लिखते हैं तब फिर दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो इसी पर हम आज फोकस करेंगे कि जो मानक हिंदी है उसकी संरचनाओं में क्या क्या शामिल है। मुख्य रूप से देखा जाए तो मानक हिंदी को समझने से पहले दो चीज़ें और समझनी जरूरी है, शब्द और पद। शब्द और पद, ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है, और जब शब्द किसी व्याकरण के अनुसार प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाने लगता है। यही शब्द, दोनों में बहुत अंतर नहीं है, ठीक है, लेकिन वही शब्द कब पद हो जाता है जब वो व्याकरण में प्रयुक्त होता है, व्याकरण के अनुसार चलता है, तो वो क्या हो जाता है, पद हो जाता है। ठीक, अब पद के भी दो रूप होते हैं, विकारी और अविकारी। इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया हुआ था कि विकारी शब्द, जब हिंदी शब्द रचना पर बातचीत कर रहा था तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द, मतलब ऐसे शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उनमें बदलाव हो जाता है तो वो विकारी कहलाते हैं, और जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त तो होते हैं लेकिन उनमें कोई असर नहीं होता है वो अविकारी कहलाते हैं। इन्हीं के आधार पर मानक हिंदी को कई संरचनाओं में बांटा गया है, जिसको आप नोट कर सकते हैं और या फिर देख सकते हैं। पहला है पद संरचना, पद संरचना। दूसरा है वाक्य संरचना। तीसरा है कारक संरचना, और चौथा है विकारोत्पादक तत्व। ठीक, तो ये चार रूप उभर कर आते हैं मानक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत।
पद संरचना, वाक्य संरचना, कारक संरचना और विकारोत्पादक तत्व। ठीक है, अब पद संरचना में क्या आता है? संज्ञा, जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और याद करते रहे हैं। सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये मुख्य रूप से हैं। ठीक, ये पद संरचना के अंतर्गत आते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से पद संरचना के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखिए। वाक्य संरचना के अंतर्गत आते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, जब हम इसको पढ़ाएंगे तो डिटेल से और बताएंगे, लेकिन समझने के लिए मिश्रित वाक्य, उपवाक्य। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। कारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान जो है ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। और विकार उत्पादक तत्व, उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो मुख्य रूप से आज मेरी जो बातचीत करने का इरादा है वो है संज्ञा पर। इसके कुल 5 भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं, क्रिया के 2 भेद हैं और विशेषण के 4। कई बार इनसे भी सवाल आते हैं, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो हम डिटेल से बात करेंगे अब संज्ञा पर कि संज्ञा क्या है। क्योंकि जब हम बचपन के दिनों में पढ़ा करते थे तो याद कर लेते थे किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है, लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कई बार टीचर्स क्लास में आते थे तो संज्ञा की परिभाषा पूछते थे, तो कई बार क्लास सन्नाटे में आ जाता था। कई बार कुछ बच्चे उत्सुक रहते थे बताने के लिए, कई बच्चे अपने मन में ही परिभाषा को लिए रहते थे, नहीं बोलते थे कुछ। ठीक है, तो वो तो अपना अलग समय था, लेकिन आज परीक्षा के दृष्टिकोण से हम देखने की कोशिश करेंगे कि संज्ञा क्या है, उसके भेद कौन कौन से हैं, उन भेदों के अंतर्गत क्या कैसे उनको पकड़ा जाए। क्योंकि DSSB के जो 20 प्रश्न आते हैं, खासतौर से जो सेक्शन A के अंतर्गत हिंदी भाषा परीक्षण के अंतर्गत, उसमें ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि संज्ञा क्या है, उसके कितने भेद हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बचपन में हम लोग इसको पूरा रटे हुए हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। स्थान के नाम को, ठीक, ये संज्ञा है। जैसा कि मैंने शुरू में बतलाया कि हम रोज़ प्रयोग करते रहते हैं। किसी का हम नाम लेते हैं, जैसे मैंने लिया राम। किसी वस्तु का नाम लेते हैं, जैसे मैंने बोला कलम। स्थान का नाम लेते हैं, जैसे मैंने बोला दिल्ली, या फिर गाजीपुर बोल सकते हैं। ठीक, या फिर भाव, विचार भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भाव का मतलब जैसे कोई बोले कि विनम्र, और विचार, ठीक है, सद्विचार, ये सब किसके अंतर्गत है? ये सब है संज्ञा के अंतर्गत। तो आपने देखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में क्या क्या आ रहे हैं, उनको उदाहरण के माध्यम से मैंने बतलाया। अब हम इनके भेद पर बातचीत करेंगे कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, क्योंकि परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं और वहाँ पर भी पकड़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। संज्ञा के भेद कई बार तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि कुल कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं इसके। ठीक है, और कई किताबों में आप इसको देखेंगे कि 3 भेद किया गया है। तो मूल रूप से आप यही ध्यान में रखिए कि इसके 5 भेद किए गए हैं। पहला जो भेद है वो है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके शब्द में ही छिपा हुआ है कि व्यक्ति को संबोधित करने वाला जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। तो इसमें क्या आता है? खासतौर से किसी खास व्यक्ति, स्थान के अंतर्गत जो पद आता है वो संज्ञा कहलाता है। अब इसमें व्यक्ति देखें, जिसे मैंने लिखा राम, श्याम, मोहन, और आप लोग अपना पूरा नाम जिनका जिनका नाम है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और स्थान में जो जहाँ के रहने वाले हैं वो लोग जहाँ पर हैं वो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ वाराणसी, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, जो स्थान का नाम है। इसी तरह से सारे लोग अपने अपने जन्मभूमि, कर्मभूमि का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी सवाल आए कि व्यक्ति निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, या फिर उस शब्द का नाम दे दे और पूछे कि इसमें से यह कौन सा संज्ञा है। जैसे एक बार सवाल आया हुआ था
कि जिस शहर में आप रहते हैं वो कौन सा पद कहलाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो उसमें संज्ञा इसका आंसर होगा, लेकिन उसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसमें जो जाति शब्द लगा हुआ है ये किसी कास्ट के तरफ संकेत नहीं कर रहा है, बल्कि विशेष वर्ग की तरफ, कोई विशेष वर्ग है, ठीक है, उसकी तरफ संकेत करता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा मनुष्य, मनुष्य जाति, जैसे जो कोरोना है ये मनुष्य जाति के लिए घातक है। दूसरा जो है पशु, पशु जाति है, इसमें अलग अलग प्रकार के पशु हैं, लेकिन एक उनका क्या है, वर्ग है। इसी तरह से हमने लिखा पक्षी, अब पक्षियों की भी जाति है, उनका एक वर्ग है। अलग अलग तरीके के पक्षी हैं, लेकिन वो एक जाति के तरफ संकेत करते हैं। तो ऐसी संज्ञा क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है एक बार कि आजकल जयचंदों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो जयचंद किस लिए जाना जाता था। जैसे कोई बोल दे हर एक गांव में नारद हैं, हर एक गांव में जयचंद हैं, विभीषण हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। यूपी पीजीटी में सवाल पूछा गया था कि आजकल जयचंदों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी, तो इसका आंसर है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसी तरह से एक उदाहरण और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोलें बोल। तो जो बड़े शब्द है, इसमें जो बड़ा शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, तो इसके भी शब्द में छिपा हुआ है कि ऐसी संज्ञा जो कि एक विशेष समुदाय की तरफ संकेत करे या समूह की तरफ संकेत करे। जैसे उदाहरण के लिए सेना, सेना, पुलिस। सेना जब हम कहेंगे तो ये बॉर्डर पर लड़ने वाले फौज का हमारे दिमाग में तुरंत प्रतिबिंब बनेगा, और जब पुलिस कहेंगे तो जो फील्ड वर्क में हैं आपके आसपास जो दिखाई देते हैं वो भी सेना ही है, लेकिन वो पुलिस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा शिक्षक, तो ये क्या है, समूह, विद्यार्थी, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जो कि तरल पदार्थों की ओर संकेत करे, तरल पदार्थों की तरफ, जिसमें आ गया दूध, पानी, ठीक है, तेल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दूध कौन सी संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक। कई बार आप बहुत ही आसानी से इसको पकड़ लेते हैं, लेकिन परीक्षा में भी कई बार प्रश्न घुमा कर आते हैं। जैसे लिख दिया द्वार द्वार भटकना, तो इसमें द्वार द्वार क्या है, स्थान का नाम है। एक द्वार से दूसरे द्वार जाना, मतलब जो द्वार शब्द है वो संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से पांचवा जो है वो है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जब मैं रस पढ़ा रहा था तो उसमें कुल 8 रसों की मैंने चर्चा की थी, और कुल 49 भावों की बात कही गई थी, जिसमें कि 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव, 33 संचारी भाव, ठीक है। तो उन भावों में से कोई भी भाव अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे मैंने लिखा विनम्र, किसी से, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखने के बाद आपके अंदर कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे किसी से बातचीत करने के बाद आपको उसके अंदर विनम्रता दिखाई दे रही है, तो वो विनम्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। डीएसएसबी में इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, खासतौर से भाववाचक संज्ञा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और कोई किसी स्थान को आपने देखा, सुंदर है, आपको सौंदर्य उसमें दिखाई दे रहा है, जिसे पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वो देखने में सुंदर लगते हैं, तो आपके अंदर क्या है, उत्पन्न हो रहा है भाववाचक संज्ञा। वो जो सौंदर्य का प्रतीक हो विशेषण के रूप में नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि कश्मीर जो है वो स्विट्ज़रलैंड है, तो उसको भाववाचक संज्ञा दी गई है, वो स्विट्ज़रलैंड है, या फिर स्वर्ग का जो रूप दिया जाता है उसके लिए, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो हमने व्याकरण संरचना के अंतर्गत
पहला जो पद संरचना है उसमें संज्ञा के बारे में पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से भेद हैं और उन भेदों को हम कैसे समझें कि व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है, समूहवाचक क्या है, द्रव्यवाचक क्या है या फिर भाववाचक संज्ञा क्या है, क्योंकि परीक्षाओं में इनसे अंदर सवाल पूछे जाते हैं तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आ जाता है, जैसे आप देखेंगे भारत शब्द जो है, भारत ये भी क्या है, संज्ञा है, लेकिन इसी से जुड़ जाएगा भारतीयता, भारतीयता, ठीक। ये क्या है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, भारतीयता, ठीक। इसी तरीके से राष्ट्र है तो राष्ट्रीयता, ठीक। सुंदर से सौंदर्य, ये भी संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं और उनको कैसे हम देख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। एक मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।